हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वाचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आज आईपीसी की सीरीज में हम लोग सेक्शन 94 पढ़ने जा रहे हैं। तो हम 94 सेक्शन का हेड देख लेते हैं। ये आईपीसी का हम लोग सीरीज पढ़ रहे हैं, सेक्शन 94। और सेक्शन 94 का जो लब्बो लुबाब है वो एक लाइन में बताते हैं कि मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। सेक्शन 94 ये कहता है। सेक्शन 94 ये जो कहता है, इसमें वो इतनी सीमाएं लगा करके बोल रहा है ताकि लोग इसका गलत फायदा ना उठा पाए, ताकि हर परिस्थिति में व्यक्ति ये ना कह सके कि साहब ये तो मेरे इच्छा से नहीं हुआ, मुझे तो विवश किया गया, जबरदस्ती मेरे साथ की गई तब मैंने कर दिया। हालांकि कुछ इसी तरह की परिस्थितियों को ही इसके अंतर्गत क्षम्य बनाया गया है, लेकिन उन परिस्थितियों को परखने का एक मीटर भी इसमें दिया गया है आवश्यक तत्वों के अंतर्गत, और उन सीमाओं के माध्यम से ही हम ये पता कर सकते हैं कि व्यक्ति का कार्य उसकी इच्छा के विरुद्ध वास्तव में किया गया है या उसने अनिच्छा से वह कार्य किया है, या कहीं इस धारा का वो अनुचित लाभ उठाना चाह रहा है। तो इस धारा का कोई अनुचित लाभ ना उठा पाए, उसके लिए कुछ सीमाओं को सेक्शन 94 ने तय किया है। तो हम उसको देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं इसका हेड। और हेड में उन्होंने बताया है कि ये सेक्शन एक्सेप्ट से शुरू होता है, नथिंग इज एन ऑफेंस से शुरू नहीं होता है, क्योंकि जो चीजें हमें छोड़नी है वो इस सेक्शन में पहले ही बता दी गई हैं, और उसके बाद नथिंग इज एन ऑफेंस होगा, लेकिन उनके सिवा होगा। तो पहले हम कुछ ये चीजें देख लेते हैं। सेक्शन 94 का हेड देख लेते हैं। सेक्शन 94 का हेड कहता है, एक्ट to which a person is compelled by threats। धमकियों द्वारा विवश किया जाता है यदि पर्सन, एक्ट टू विच ए पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स, धमकियों द्वारा यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए विवश किया जाता है, ये कहता है ये, तो वो क्षम्य होगा। लेकिन इस हेड को डिटेल में सेक्शन 94 बेयर एक्ट में जहां से शुरू होता है उसको भी देख लीजिए। वो आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें ये चीजें कवर नहीं होंगी। एग्जाम में प्रीलिम्स वगैरह में ये पूछा जाता है, इसलिए यहां गौर करिए। स्टार्ट होता है एक्सेप्ट मर्डर। मर्डर कवर नहीं होगा। अभी हम बताएंगे विधि की मंशा है कि यदि मुझे अपनी मृत्यु और अन्य किसी व्यक्ति की मृत्यु के बीच चुनाव करना है, तो विधि ये कहती है कि आप अपनी मृत्यु को चुनिए, सामने वाले की मृत्यु को नहीं चुनिए। इसको भी हम लोग अभी देखेंगे। तो इसलिए यहां पर एक्सेप्ट मर्डर, मर्डर के सिवा, और ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट पनिशेबल विद डेथ, तब कहीं जाके होगा नथिंग इज एन ऑफेंस। यहां से स्टार्ट होगा, इसके बाद नथिंग इज एन ऑफेंस होगा। यानी कि इस सेक्शन के अंतर्गत मर्डर कवर नहीं होता, मर्डर को छोड़ करके, और उन अपराधों को छोड़ करके जो राज्य के विरुद्ध हैं, राज्य के खिलाफ हैं,
और वो अपराध जो मृत्यु दंड से दंडनीय है। तो कहने का मतलब यह कि मृत्यु दंड से दंडनीय ऐसे अपराध जो राज्य के विरुद्ध है, यहां पर ये पूर्ण प्रतिबंध है, ये प्रतिबंध पूर्ण प्रतिबंध है। यानी कि दबाव कितना भी क्यों ना हो, दबाव की मात्रा कितनी भी क्यों ना हो, धमकी की मात्रा कितनी भी क्यों ना हो, चाहे कितनी बड़ी धमकी क्यों ना हो, ये नहीं कर सकते आप, ये अपराध नहीं कर सकते, ये क्षम नहीं है इसके अंतर्गत। तो ये जो थ्रेट है ना, ये जो थ्रेट है ना, इस थ्रेट की मात्रा कितनी भी क्यों ना हो, ये आपको इन अपराधों को क्षम नहीं बना सकती। ये पूर्ण प्रतिबंध है इस सेक्शन के अंतर्गत। ये आपको याद रखना है कि सेक्शन 94 में जो प्रतिबंध दिया गया है वो पूर्ण प्रतिबंध है। इसलिए धमकी, दबाव की मात्रा, भय की मात्रा कितनी भी क्यों ना हो जाए, वो इन परिस्थितियों को नहीं बदल सकता। तो एक बात तो ये हो गई जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि सेक्शन 94 एक लैटिन मैगजीम पर डिपेंड करता है। तो हम वो लैटिन मैगजीम देखेंगे इसके साथ, क्योंकि वो लैटिन मैगजीम देखेंगे, उसी पर बेस है ये सेक्शन 94। वो लैटिन मैगजीम कहती है एक्टस मी इनविसियो फैक्टस नन इस्ट मेंस एक्टस। ये कहती है एक्टस मी इनविसियो फैक्टस नन इस्ट मेंस एक्टस। इस मैगजीम का मतलब है द एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माई विल is not my act. Actus me invisio factus non est mens actus। इसका मतलब है, इस लैटिन मैगजीम का मतलब है द एक्ट डन बाय मी, द एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माई बिल इज नॉट माई एक्ट। तो ये लैटिन मैगजीम है, इसी पर बेस है सेक्शन 94। ये भी एग्जाम में पूछे जाता है, ये लैटिन मैगजीम पूछ ली जाती है, किस पर डिपेंड करता है, क्या उसका बेस है, तो आप ये बता सकते हैं। तो ये लैटिन मैगजीम है, इस पर डिपेंड करता है। और इसी का मतलब है कि मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। द एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माई विल इज नॉट माई एक्ट। तो ये तो लैटिन मैगजीम हो गई। अब इसका लब्बो लुबाब समझ लेते हैं, हिंदी में इसको समझ लेते हैं, इसका लब्बो लुबाब। पहली बात तो आपको यह पता ही चल गया कि मर्डर कवर नहीं करेगा, क्षम नहीं है। दो में से अगर किसी की भी मृत्यु चुनना है तो मुझे अपनी मृत्यु चुनना है। मेरे और किसी अन्य के बीच यदि मृत्यु चुनना है तो फिर मुझे अपनी मृत्यु चुनना है। व्यवस्था, दबाव परिस्थितियों को बदल नहीं सकती है, ये आपको दिमाग में रखना है। ऐसे अपराध जो मृत्युदंड से दंडनीय है और राज्य के विरुद्ध है, वो कतई क्षम नहीं है, दबाव की मात्रा कितनी भी क्यों ना हो। तो अब इन्होंने कहा कि अनिच्छा से किया हुआ अपराध, समझिएगा जरा इसको, अनिच्छा से किया
हुआ कार अपराध नहीं है। अपराध नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ, सामान्यतः आप समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से कोई ऐसा कार्य करता है जो ऑफेंस है तो फिर वो अपराध होगा, है ना, उसे तो अपराध होना ही होना है। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर किसी कार्य को अपराध बनाया जाए या अपराध गठित करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि अपराध, इसी का उल्टा कह सकते हैं हम, अपराध गठित करने के लिए कार्य का स्वैच्छिक होना जरूरी है। फिर तो यही बात हुई ना कि कार्य का स्वैच्छिक होना आवश्यक है। समझिएगा जरा इसको। अनिच्छा से किया हुआ कार्य अपराध नहीं है, सेक्शन 94 कह रही है। तो इसका मतलब यह है कि अपराध गठित करने के लिए कार्य का स्वैच्छिक होना आवश्यक है। सिंपल सी बात है। तो अगर आप यहां पर यह समझते हैं कि अपराध गठित करने के लिए कार्य का स्वैच्छिक होना आवश्यक है, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर हम ये सिद्ध कर दें कि कार्य मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया है या मैंने अपनी इच्छा से कार्य नहीं किया है, विवश होकर के, दबाव में आकर के, क्षति के भय में आकर के कार्य किया है, तो क्षम हो सकता है। हाँ, बिल्कुल क्षम हो सकता है। अब उसकी कुछ परिसीमाएं हैं। तो पहले हम यहां ये देख लेते हैं कि अगर कार्य स्वैच्छिक है और वो अनैच्छिक किन तरीकों से बन सकता है। तो कार्य की स्वैच्छिक प्रवृत्ति को, स्वैच्छिक प्रकृति को यदि आप इस तरह से सिद्ध कर दें कि ये जो कार्य था इसको क्षति के भय में किया, क्षति के भय में कार्य किया गया, मानसिक दबाव से, या दबाव में आकर के काम किया गया, या शारीरिक दबाव में आकर के काम किया गया, कार्य किया गया, शारीरिक दबाव से। यानी कि कार्य की स्वैच्छिक प्रकृति को ये तीन फैक्टर ऐसे हैं जो प्रभावित करेंगे। अगर ये तीन फैक्टर में से कोई फैक्टर काम कर रहा है तो ये कार्य की प्रकृति फिर स्वैच्छिक नहीं रह जाएगी। तो यानी कि अगर स्वैच्छिक कार्य है और उस स्वैच्छिक कार्य में प्रकृति को अगर ये प्रभावित करेंगे तो ये तीन ही फैक्टर है, यानी कि इस स्वैच्छिक कार्य की प्रकृति को प्रभावित करने वाले ये फैक्टर हैं, तो ये प्रभावित करेंगे। अगर इन चीजों से ये कार्य प्रभावित होता है तो फिर ये स्वैच्छिक नहीं है, ऐसा आप कह सकते हैं। और ये आपको कहीं आगे चल के साबित भी करना पड़ेगा। तो भाई आप यहां ये समझ लीजिए कि कार्य की स्वैच्छिक प्रकृति को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स ये हैं सेक्शन 94 के अंतर्गत। सेक्शन 94 कहता है कि अगर ये फैक्टर्स हैं तो फिर वो कार्य स्वैच्छिक नहीं माना जाएगा। अब हम इसको ये कह देंगे कि अगर ये कार्य इन चीजों से प्रभावित है तो फिर अगर ये चीजें दिखती हैं तो उस कार्य को अनैच्छिक मान लिया जाएगा, वो फिर अनैच्छिक कार्य होगा, इच्छा के विरुद्ध किया हुआ माना जाएगा। एक चीज ये यहां पर कार्य अनैच्छिक कब हो जाएगा, कब मान लिया जाएगा कार्य अनैच्छिक है, तो आपको ये साबित करना पड़ेगा। शर्त ये है कि ये जो फैक्टर हैं जो आपके कार्य को अनैच्छिक बनाते हैं ये कार्य के करते समय उपस्थित होना चाहिए।
यानी कि अगर मृत्यु का भय है, मृत्यु के भय से आप वो कार्य कर रहे हैं, मृत्यु के भय की आशंका से वो कार्य कर रहे हैं, तो कार्य करते समय ही मृत्यु का भय आपके पास होना चाहिए। आपके पास कार्य करने या ना करने के बीच केवल मृत्यु का ही विकल्प होना चाहिए। यानी कि अगर आप कार्य नहीं कर रहे हैं तो जो मृत्यु का भय है वो फलित हो जाएगा। तो यहां पर जो शर्त है वो यही है कि कार्य एक तो अनैच्छिक होना चाहिए, यानी कि कार्य स्वैच्छिक नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि मृत्यु का भय या मृत्यु के भय में आपने आकर के कार्य किया हो। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्य करने और कार्य ना करने में केवल मृत्यु ही एक आपके पास विकल्प बचती हो। अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं तो फिर वो कार्य अनैच्छिक मान लिया जाएगा। अब एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं कि अगर कोई एक व्यक्ति है, एक लुहार है, जो कि इसमें दिया गया है, वेयर एक्ट में स्पष्टीकरण दिया गया है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है और बताया गया है कि कौन स्पष्टीकरण करके ये बताया गया कि कार्य को अनैच्छिक कैसे माना जाए। तो अगर कोई एक लोहार है या एक ऐसा व्यक्ति है जो ताले खोलने, ताले तोड़ने, चाबी लगाना जानता है, अब अगर वो डाकुओं की टोली से पिटने के भय से उस टोली में शामिल हो जाता है और उनके लिए वो काम करता है, तो मात्र ये भय पर्याप्त नहीं है इस धारा के अंतर्गत। यानी कि ये धारा फिर उसे क्षम्य नहीं करेगी, क्योंकि वो मात्र पिटने के भय से, पिटने के डर से वो उन डाकुओं की टोलियों में उनके सील को जानते हुए, उनके चरित्र को जानते हुए कि वो ऐसे व्यक्ति हैं, अपराध करते हैं, गलत कार्य करते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, ये सब उसे पता है, उसके बाद भी वह उनके टोली में शामिल हो जाता है। तो यहां पर उसे सेक्शन 94 नहीं बचा पाएगी, क्योंकि यह मात्र भय पर्याप्त नहीं है सेक्शन 94 के लिए। दूसरी तरफ देख लीजिए कि अगर कोई डाकुओं की टोली किसी गांव में प्रवेश करती है, कहीं उसे अपना चोरी डाका करना है, और जब वो वहां जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि यहाँ बंद है, ताले बंद हैं, और वो उसी गांव में से किसी ऐसे शिल्पी लोहार को पकड़ के उठा करके जबरदस्ती ले आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम ये ताला तोड़ो, नहीं हम तुम्हें मार डालेंगे, या इस तरह के भय में उसको रखते हैं, और वह व्यक्ति ताला खोल देता है या तोड़ देता है, उसकी चाबी बना देता है। यहां पर इस व्यक्ति को धारा 94 बचा लेगी, क्योंकि यहां पर उसे मृत्यु की तत्काल आशंका भी है और उसे जबरन उठा करके लाया गया, विवश किया गया ऐसा कार्य कराने के लिए। यहां पर उसका कार्य अनैच्छिक माना जाएगा। लेकिन वहां पर जहां पर वो व्यक्ति पिटने के मात्र भय से, उनके सील को जानते हुए, उनके चरित्र को जानते हुए, उनके कार्य को जानते हुए उनकी टोली में शामिल हो जाता है, वहां पर धारा 94 उसको बचा नहीं पाएगी। तो इस तरह से कार्य का स्वैच्छिक और अनैच्छिक सेक्शन 94 में ही दिया गया है, यहां पर इसको समझना है। अब एक विशेष बात और समझ लेना है जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो यही है कि विधि की मंशा क्या है। विधि की मंशा क्या है ये मैं बताऊंगा, लेकिन राज्य के संबंध में भी जान लीजिए। धारा 94 कहती है, वो वहां से शुरू भी होती है, कहती है कि राज्य के विरुद्ध ऐसे अपराध जो मृत्युदंड से दंडनीय है, राज्य के विरुद्ध ऐसे अपराध जो मृत्युदंड से दंडनीय है, वो किसी भी हालत में क्षम्य नहीं किए जाएंगे। दंडनीय है, वो क्षम्य नहीं है, किसी भी हालत में क्षम्य नहीं है, चाहे दबाव की मात्रा कितनी भी क्यों ना हो, क्षम्य नहीं है। ये आपको याद रखना है, ये भी पूछा जाता है।
ये भी एग्जाम में पूछा जाता है सेक्शन 94 को लेकर के, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, विधि की जो मंशा है वो यही कहती है, विधि की मंशा को देख लीजिए। विधि कहती है कि यदि आपको अपनी मृत्यु और अन्य व्यक्ति की मृत्यु के बीच, अन्य व्यक्ति के मृत्यु के बीच चुनाव करना है, तो क्या करेंगे? उसको मार डालेंगे? उसको नहीं मार डालेंगे। विधि कहती है कि आपको फिर अपनी मृत्यु को चुनना होगा, अपनी मृत्यु का चुनाव करना होगा। आप क्या करेंगे? आप तो अपनी मृत्यु को चुने। यानी कि इन्होंने पहले ही कह दिया है सेक्शन 94 में, एक्सेप्ट मर्डर, तो मर्डर के सिवा। और दूसरा बात कहा, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट पनिशेबल विद डेथ, इनको छोड़ करके। तो यहां पर अगर मृत्यु का चुनाव करना है अपने और किसी अन्य व्यक्ति के बीच में, तो आपको अपनी करना होगा। सेक्शन 94 यहां पर आपको क्षम नहीं करेगी, इन दो चीजों में नहीं लगेगा ये। और ऐसी स्थिति में परिस्थितियां कैसी भी हो, परिस्थितियां कानून नहीं बदल सकती। ये भी स्पष्ट किया गया है इसमें कि परिस्थितियां कानून नहीं बदल सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये परिस्थिति होगी तो आप उसे नहीं मारेंगे, खुद को मारेंगे। ऐसी स्थिति में दबाव कितना भी हो नहीं चलेगा, दबाव क्षम्य नहीं होगा। राज्य के संबंध में दबाव क्षम्य नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति राज्य के विरुद्ध युद्ध में शामिल होता है और बाद में कहता है कि मैं अपनी इच्छा से शामिल नहीं हुआ हूं, मेरे ऊपर दबाव था, मैं विवश था, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने में मैं विवश था, मुझे दबाव था, मेरे पास मुझे धमकी दी गई थी, आपको शामिल होना था, कानून कहता है, 94 कहती है नहीं, कुछ नहीं। ये पूर्ण प्रतिबंध है। कितना भी दबाव क्यों ना हो, आपको भारत सरकार के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध युद्ध नहीं करना चाहिए था। भले ही खुद को मार लेते, वो चलेगा। सेक्शन 94 यही कहना चाह रही है। सेक्शन 94 एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहती है, पूरा वीडियो सुनिएगा। सेक्शन 94 कहती है कि आवश्यकता मात्र, केवल आवश्यकता या आवश्यकता से उत्पन्न कोई भी व्यवस्था धारा 94 के अंतर्गत क्षम्य नहीं है। उसको भी देख लेते हैं। आवश्यकता से उत्पन्न व्यवस्था, उत्पन्न व्यवस्था या दबाव क्षम्य नहीं है। इस सेक्शन के अंतर्गत क्षम्य नहीं है, या धारा 94 के अंतर्गत इस तरह का दबाव नहीं आता, क्षम्य नहीं है। या यूं कहे कि ये आवश्यकता से उत्पन्न व्यवस्था या दबाव धारा 94 के अंतर्गत नहीं आता। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को भूख लगी हो, भूख से बहुत पीड़ित है, और भूख से पीड़ित होकर के वो किसी भी दुकान में जाकर के चोरी कर लेता है, तो वो चोरी ही मानी जाएगी। वो व्यवस्था क्षम्य नहीं है, वो उसका अपराध क्षम्य नहीं है। ये नहीं कह सकते कि ये भूख से पीड़ित था, व्याकुल था, इसलिए चोरी कर ली तो क्षम्य है।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो सेक्शन 94 स्पष्ट करती है कि आवश्यकता से उत्पन्न व्यवस्था क्षम्य नहीं है। आवश्यकता से उत्पन्न, यस, इसको देख लीजिएगा थोड़ा। आवश्यकता से उत्पन्न व्यवस्था क्षम्य नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसको भी कवर नहीं करेगी। तो इस तरह की व्यवस्थाएं सेक्शन 94 नहीं करती। तो सेक्शन 94 किस तरह की व्यवस्थाओं को क्षम्य करती है? सबसे पहली बात तो कार्य स्वैच्छिक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कार्य को करते समय ही मृत्यु की आशंका होनी चाहिए। तीसरी बात यह भी है कि आपके पास कार्य करने या न करने के बदले आपके पास सिवाय मृत्यु के और कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। अगर ये स्थितियां हैं तब तो सेक्शन 94 आपको क्षम्य कर देगी, बचा लेगी। लेकिन हत्या के विरुद्ध नहीं चलेगा। राज्य के विरुद्ध जो भी अपराध हैं, जो मृत्युदंड से दंडनीय है, उनमें यदि आप व्यवस्था के स्वरूप, परिणाम स्वरूप भी उसमें लिप्त हैं, शामिल हैं, तो भी वो क्षम्य नहीं होगा। इस धारा का यही लब्बो लुबाब है। सेक्शन 94 हम लोगों ने आज इस वीडियो में कवर कर लिया। अब नेक्स्ट हम सेक्शन लेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग कमेंट करिए, बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। सेक्शन 94 आपको काफी कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और अगर इसमें कुछ छूट रहा है, कुछ ऐसा है जो आपको पता है, मुझे पता नहीं है, तो आप मुझे बता सकते हैं। लाइक कमेंट भी करिए, और अगर अच्छा लग जाए तो शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों को, शायद उनका भी कुछ भला हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।